नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हम आपको पहली और दूसरी वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं विषय अर्थशास्त्र के। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरी वीडियो लेकर आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन छात्रों की अभी सप्लीमेंट्री आई हुई है कक्षा 12 में इकोनॉमिक्स में, तो वो इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके 80% प्लस क्वेश्चन सप्लीमेंट्री में इसी में से आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको देखते जाइए। देखिए, देखने का क्या है, इसमें से आप अगर आपके पास ये है जिससे मैं बता रहा हूँ तो आप उसमें चैनल लगा लीजिए, नहीं तो आप इनको लिखते जाइए, वो आपको सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली सीरीज थी जो हम 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारी बारी है 32वें क्वेश्चन की। 32 क्वेश्चन क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, प्रो बोल्डिंग के अनुसार समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि इन मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध व्यक्तिगत आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं बल्कि सामान्य कीमत स्तर से होता है। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत यानी कि वो छोटे स्तर को नापता है, और समष्टि अर्थशास्त्र बड़े स्तर को नापता है। इतना सा आप समझ के चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, ध्यान से देखते चलना। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम बढ़ते हैं। 34 हमारा है, खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी से क्या आशय है। इसको हम पढ़ेंगे, इसका आंसर देखेंगे। इसका छोटा सा आंसर है, सरल है। वे अर्थव्यवस्थाएं जिनका शेष विश्व अन्य राष्ट्रों से आर्थिक संबंध है, खुली अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। जैसे मतलब एक देश है, वो किसी दूसरे देशों से, अन्य देशों से व्यापार करता है या लेन देन करता है, वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में विश्व की लगभग प्रत्येक अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि वर्तमान युग में ऐसी किसी अर्थव्यवस्था की कल्पना ना की जा सकती है जिसका विश्व के किसी भी राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध ना हो। सीधी सी बात है। देखिए, आप मान लो आप अपने घर से ही लीजिए, तो आप अपने घर में या अपनी खेती में हर चीज़ नहीं उगा सकते, हर चीज़ का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आपको कोई ना कोई चीज़ लेने के लिए आपको बाज़ार में या कहीं और जाना ही पड़ता है, ठीक है। इसी को खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी कहते हैं हम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है, स्टॉक का क्या अर्थ है। मतलब 35वां क्वेश्चन है हमारा। स्टॉक एक ऐसा चर है जिसकी मात्रा को निश्चित समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जा सकता है। स्टॉक का समय की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, अपितु समय के विशेष बिंदु से होता है। यह एक स्थिर अवधारणा है। धन, पूंजी, संपत्ति आदि स्टॉक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, राष्ट्रीय आय से क्या आशय है। एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का योग होता है, जिसमें से वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयोग की गई मशीनों एवं पूंजी की घिसावट या ह्रास को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाता है। उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, या इसी को हम जीडीपी भी कहते हैं, जीडीपी।
ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। तो जीडीपी भी इसी को कहते हैं। ये मोस्ट भी है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, शुद्ध निर्यात से क्या आशय है। ये दोनों क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा, जो मोस्ट हैं इनको अच्छे से चाहे तो लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। एक लेखा वर्ष में बोले तो एक वर्ष में कोई भी आपने मान लो पॉइंट किया कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ, मान लो आपने जनवरी लिखा, जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो जनवरी तक ही लेखा वर्ष का मतलब होता है। तो एक लेखा वर्ष में एक राष्ट्र के निर्यातों और आयातों के अंतर को शुद्ध निर्यात कहते हैं। इसे सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है, ठीक है, जीडीपी में इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है। तो किसी राष्ट्र में एक निश्चित समयावधि में जिन अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनके मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये वस्तुएं एवं सेवाएं उपभोक्ता तथा पूंजीगत दोनों प्रकार की हो सकती हैं। क्वेश्चन 38 हमारा कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 39 है, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। किसी राष्ट्र की एक वर्ष में व्यक्तियों की औसत आय को उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यह धारणा भी चालू कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर आय की माप से संबंध रखती है। जैसे यदि चालू कीमतों पर 2011 की प्रति व्यक्ति आय मालूम करनी हो तो उस वर्ष की राष्ट्रीय आय को उसी वर्ष की जनसंख्या द्वारा विभाजित कर दिया जाता है। अब 2011 क्यों लिया इसमें, क्योंकि अभी 2021 में जनगणना होनी थी जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम कोई भी गणना करते हैं तो 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके देखना जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट है ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से करते चलना। मिश्रित आय मिक्स्ड इनकम क्या से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है, तो इसको देखेंगे ध्यान से। स्वयं नियोजित की मिश्रित आय में स्वयं व लेखा श्रमिकों की कुल आय और मध्यवर्ती उद्योगों के अर्जित लाभ सम्मिलित होते हैं। यह आंशिक रूप से श्रम आय और आंशिक रूप से पूंजी आय है। किसान, बढ़ई, छोटे दुकानदार, शिक्षक, वकील, निजी डॉक्टरों आदि को प्राप्त होने वाली आय मिश्रित आय है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 है, आप इनको लिखते चलना ध्यान से। व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष में निजी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष करों को देने से पहले सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय, लाइट चली गई है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, हमारे यहाँ लाइट थोड़ा खेला खेल जाती है तो इसको थोड़ा सा समझते चलना। हम यहाँ आ गए थे, इसको पढ़ रहे थे। देखो यहाँ वर्ष जो हमने पढ़ा था इसको मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। व्यक्तिगत आय किसी राष्ट्र में एक वर्ष में निजी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष करों को देने से पहले सभी स्रोतों से प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय आय के बराबर कभी नहीं होती है क्योंकि इसमें अंतरण भुगतान शामिल किए जाते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में ये शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रीय आय में से अतिरिक्त निगम लाभ, लाभ कर और कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा स्कीमों का अंशदान घटाकर व्यक्तिगत आय निकाली जाती है। तीनों अंग राष्ट्रीय आय से इसलिए घटा दिए जाते हैं क्योंकि वे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते, परंतु सरकार अनेक प्रकार के भत्ते व पेंशन आदि भी देती है जिनसे सामाजिक सुरक्षा बढ़ती है। इनको हस्तांतरणीय भुगतान कहा जाता है। यह व्यक्तिगत आय में शामिल किए जाते हैं। अतः व्यक्तिगत आय बराबर शुद्ध राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण आय माइनस अविभाजित कंपनी लाभ माइनस कंपनी आयकर माइनस सुरक्षा अंशदान, यानी कि इसमें से हम इन दोनों को जोड़कर बाकी इन सबको घटा देते हैं, तब हमें व्यक्तिगत आय मिलती है। ओके, अब थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो वीडियो लंबी होने जा रही है तो इसलिए हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इसको देख लो। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आय गणना विधि में किन 6 घटकों को शामिल किया जाता है, उनके नाम बताओ। तो सबसे पहला है मजदूरी तथा वेतन, नंबर 2 लगान, नंबर 3 ब्याज, लगान बोले तो कर या टैक्स, नंबर 3 ब्याज, नंबर 4 लाभ, नंबर 5 विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय तथा अप्रत्यक्ष कर,
ये हमारे 6 हमारे क्या हैं, घटक हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अगर आपका किसी भी मित्र का सप्लीमेंट्री वगैरह आई है तो उसको ज़रूर बोलें, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लें और घबराने की ज़रूरत नहीं है, पास हो जाएंगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए धन्यवाद।